देने के लिए काफी होती हैं जब छोटे बच्चों के शव देखते हैं, जब बूढ़े बुजुर्गों पर यूं हमला हो जाता है, जो हमने गाजा में लगातार देखा है। और लेबनान से भी कुछ ऐसी तस्वीरें अब आनी मिलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि इजरायल ने लेबनान पर भी बड़ा हमला किया है। उसको लेकर भी जानकारी हम दर्शकों को देंगे। लेकिन इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पर जो हमला हुआ है, उसके बाद में इजरायल बौखलाया हुआ है। रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि भयानक अंजाम होगा। इन सभी के साथ बड़ा अपडेट, हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमला किया है। इजरायल के एकड़ में कई धमाके किए गए हैं। यहाँ पर इजरायली बेस के पास में कई विस्फोट होने की जानकारी मिल रही है। हिजब के हमले से इजरायली बेस को नुकसान पहुंचा है। अब वार पलटवार के इस दौर में तबाही दोनों तरफ देखी जा रही है। हालांकि काफी हद तक रॉकेट मिसाइल आसमान में ही नष्ट करने की खबर भी आती है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम इजरायल का मजबूत है। लेकिन साथ ही साथ जो हमले हो जाते हैं वो हमले तबाही के तौर पर नजर आते हैं, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख भी रहे हैं। हिजब के हमले से इजरायली बेस को नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया यह हमला। इजरायल के एकड़ में कई धमाके एक के बाद एक हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं, और ये हमले न तो रुकते न तो थमते कभी नजर आ रहे हैं। नुकसान दोनों तरफ नजर आ रहा है। और ये नुकसान अगर ईरान इजरायल के बीच में इस युद्ध की स्थिति को देखें तो प्रॉक्सी देशों पर इसका सीधा सीधा असर हो रहा है। और अब इजरायल भी किसी को बख्शने के मूड में नहीं। हमास के खात्मे की कसम, हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम, और फिर हूती को खत्म करने के लिए भी यमन पर अटैक इजरायल कर चुका है। मेजर जनरल माथुर, जो स्थिति बनी हुई है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। इजरायल बार बार ये कहता है कि कोई हमला नहीं हुआ, हवा में ही रॉकेट मिसाइल नष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 100% इन हमलों को नाकाम कर दिया जाए। ऐसे में इजरायल भी नुकसान झेल रहा है, और साथ ही साथ लेबनान तो ऐसा लग रहा है कि दूसरा गाजा बनता हुआ दिख रहा है। रचना, देखिए, जब भी दो देश या दो सेनाएं लड़ाई लड़ती हैं तो उस लड़ाई में जो चीज जो असर डालती है वो ये होता है कि किसको कितना नुकसान हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एयरफोर्स से हमले कर रहे हैं और बम और रॉकेट फेंक रहे हैं तो दूसरा प्रॉक्सी जो हमस है या हिजबुल्लाह है या हूती है या और कोई है इस्लामिक रेजिस्टेंस वाले इराक में, वो लोग हमला नहीं करेंगे। ये बात रचना, दोनों तरफ नुकसान होता है किसी भी युद्ध में, चाहे कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो। आप कोरिया देख लें, आप वियतनाम देख लें, आप अफगानिस्तान देख लें, अमेरिका जैसी सुपर पावर, हर जगह वो वहां से मुंह की खा के वापस आए, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, नुकसान दोनों तरफ होगा। प्रश्न ये होता है कि किसकी मार से नुकसान कहां ज्यादा हो रहा है। हमास ने कितना नुकसान किया और आपने पूरा फलस्तीन, पूरा गाजा स्ट्रिप नष्ट नाबूद, उसको जमीन दोष कर दिया। तो ये अंतर है। तो आप ये बात जब हम समझेंगे तब आपको पता, 2 फ्लेयर बॉम्ब नेतन्याहू के घर में गिरा, उसके बाद वो 100 एयर स्ट्राइक करेंगे और 500 लोगों को वहां पर खत्म कर देंगे, उनकी लीडरशिप खत्म कर देंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा, आज की तारीख में जो परिस्थिति में अंतर बहुत है इनकी कैपेबिलिटीज में और अपने युद्ध लड़ने की। लेकिन जब तक कोई दूसरी पावर ताकत इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, रचना, मेरा ये मानना है पूरी तरीके से कि हमास का रेजिडुअल कॉम्बैट पावर लगभग निल हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह का भी रेजिडुअल कॉम्बैट पावर खत्म करने का पूरा प्रयास है, और उसके बाद कोई इनके पास सिवाय इसके कि इसको एस्केलेट करें कोई चारा नहीं बच जाएगा। देखिए, एक बात सबसे बड़ी मैं ये बताता हूं कि जो एक्यूरेसी ऑफ इंटेलिजेंस है, जो इजराइल की इंटेलिजेंस है, वो बिल्कुल सटीक है, और एक एक पिन पॉइंटेड टारगेट को वो लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे कि हिजबुल्लाह को या हमास को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जबकि जो हिजबुल्लाह का पलटवार है वो आमतौर पे ये होता है कि जनरल इलाके में आप हाइफा में 100 बम गिरा दीजिए, तेल अवीव में 50 बम गिरा दीजिए और कहीं कुछ कर लीजिए। तो ये इस प्रकार से वो लोग हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत अंतर है, और मेरा ये मानना है कि इसका जो उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे हमला किया है, इसका एक बहुत बड़ा रेपरकशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हिजबुल्लाह पे, खास करके सदर्न लेबनान में, बैरूत में काफी आने वाले कुछ 24-48 घंटे में बहुत बड़ा वहां पर एयर स्ट्राइक्स देखेंगी। और इस वार पलटवार में तबाही और भी ज्यादा बड़ी होगी। और इन सभी के साथ एक और बड़ा अपडेट है, आईडीएफ ने बेरूत में
2 राउंड हमले किए हैं। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। दाहिया में खबर ऐसी है कि हिजब से जुड़ी हुई जो 3 इमारतें हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं। दाहिया में हिजब का हथियार गोदाम भी तबाह हुआ है। आप समझिए कि इस बार पलटवार में ऐसा लग रहा है नुकसान हिजबुल्लाह का ज्यादा हुआ है। दाहिया में हिजब का हथियारों का गोदाम पूरी तरह से खत्म हो गया। पूरी जो इमारत है कैसे कुछ सेकंड्स में जमीन पर आ गई, धराशायी हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें बताने दिखाने के लिए काफी हैं। दाहिया में हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई 3 इमारतें धराशायी हुई हैं, एक के बाद एक। हथियारों का गोदाम तबाह हो गया है। हिजब का कमांड सेंटर भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। आईडीएफ ने बेरूत में ये एक के बाद एक बड़े हमले किए हैं। यानी आईडीएफ ने जो कसम खाई हिजबुल्लाह के खात्मे की वो अभी भी जारी है, बावजूद इसके कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ। यानी कि जो गुस्सा था और जो रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से ये धमकी दी थी कि परिणाम भयानक होंगे, वो भयानक परिणाम इस तरीके से नजर आ रहे कि हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर भी खत्म हो गया और 3 जो इमारतें हैं हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई वो धराशायी हुई हैं। आईडीएफ का नॉन स्टॉप ये वज्रपात जारी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं जानिए। दाहिया में इजराइल की जबरदस्त बमबारी हुई है और जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दाहिया में एक के बाद एक 4 राउंड बमबारी हुई है। दाहिया में हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई 3 इमारतें कुछ सेकंड्स के भीतर ही धराशायी हो गई, जमीन पर आ गई। दाहिया में हिजब का हथियार गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गया है। दाहिया में हिजब का कमांड सेंटर भी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। इस बमबारी से शमा इलाके में जबरदस्त तबाही की खबर है। साथ ही साथ तायोनेह इलाके की एक इमारत भी समतल हो गई है। यानी कि वो इमारत जो आसमान को छूती हुई नजर आती थी वो पूरी तरह से समतल हो गई है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। अब इन सब के बीच ही लेबनान के लिए इजरायली शर्त भी है कुछ जो सामने आ रही हैं। ये शर्तें कौन सी है? नंबर 1, यूएन चार्टर 1707 के तहत परमानेंट युद्ध विराम हो। साथ ही साथ जो दूसरी शर्त है वो ये है कि लितानी नदी तक इजरायल या फिर यूएस का कंट्रोल पूरी तरीके से हो। ये शर्तें क्या वाकई मानी जाएंगी? शर्त नंबर 3 है, सीरिया से लगती हुई लेबनान की सीमा पर इजरायली चेक पॉइंट हो। इसको लेकर कोई ऐतराज न रखा जाए। शर्त नंबर 4 है, लेबनान के चारों ओर एक बफर जोन बनाया जाए, उसे तैयार किया जाए। शर्त नंबर 5 है, बफर जोन इजरायली सेना के नियंत्रण में रहे। साथ ही छठी शर्त है, लेबनान में इजरायल को हमले का अधिकार मिले, इसमें कोई रोक टोक ना रहे। शर्त नंबर 7 है, गिरफ्तारी के बाद इजरायल ले जाने का अधिकार पूरी तरह से होना चाहिए। ये कुछ ऐसी खास शर्तें हैं जो सामने रखी गई हैं, इजरायली शर्त हैं, लेकिन क्या इन इजरायली शर्तों को लेबनान मानेगा? लेबनान के लिए ये 7 शर्तें इजरायल ने सामने रख दी हैं। लेबनान जो कि भारी तबाही इस वक्त झेल रहा है। जेकेएस परिहार सर, लेबनान के आगे कोई विकल्प है क्या इन शर्तों को ना मानने का? देखिए, कोई भी सार्वभौमिक देश जो है इन सारी शर्तों को मानने वाला है नहीं, और ईरान कतई नहीं चाहेगा कि लेबनान इन पे झुकेगा। ये ज़्यादा शर्तें रखने का तरीका यही होता है कि आप गिव एंड टेक करें ताकि मैक्सिमम जो उनका प्लान है उस लेवल पे जाके नेगोशिएशन होके एक्सेप्टेंस हो जाए। तो किसी भी हालत में जो 2 चीज़ों पे जिसपे कि लेबनान की तरफ से अभी तक रजामंदी नहीं हुई है, उसमें उनका ये है कि हम इजराइल को जो है आउटराइटली ये पावर नहीं दे सकते हैं कि वो जब चाहे तब ये कह के कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह या कोई भी ताकतें जो है इजराइल के खिलाफ काम कर रही है तो वहाँ वो हमला करेंगे। ये उनको कतई मंजूर नहीं है। दूसरा जो ये कहते हैं कि ये जो बफर जोन बनेगा वो उसमें दूसरे देश उसको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के लिए अमेरिका ने जो प्रपोजल दिया है उसमें बेसिकली उन्हीं के देश हैं, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है इत्यादि, ये देश उसमें मॉनिटर करेंगे। लेबनान चाहता है कि जो मॉनिटर सिस्टम है, क्योंकि ऑलरेडी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ रहती हैं, उनके ऑब्जर्वर पोस्ट हैं, तो ये उन्हीं को दिया जाए। बफर जोन का जहाँ तक सवाल है कि साउथ लेती जो रिवर है उसके पास में बफर जोन जो है बन सकता है, वो इसमें मुझे कोई वो नज़र नहीं आ रहा है। मगर जो मेजर 2 लेबनान की तरफ से जो माने नहीं जाएंगे कि इजराइल को ये हम ऑफिशियली ये परमिशन दे दें कि जब वो चाहे इजराइल जो है लेबनान में अटैक कर सकता है, वो तो वैसे भी करेगा। पीस कितने सीज फायर पहले भी हो चुके हैं, 2005 का भी आप देख लीजिए, कुछ उनमें होता नहीं है, जब चाहे तब उसके वायलेशन होते हैं। तो ये शर्तें जो है मैं नहीं समझता हूँ कि लेबनान मानेगा, क्योंकि लेबनान के साथ में भी ईरान है और ईरान के पीछे दूसरे भी देश हो सकते हैं। सब मिला के अगर ये शर्तें मानी जाती हैं तो एक तरह से लेबनान के ऊपर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा होने जितना ही हो जाता है।
अल्टीमेटली पूरी समस्या का हल तभी संभव है जब दुनिया के सारे देश जो है एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करें, जिसके पास अपना पूरी सोवेरिटी हो। आज की देश में फिलिस्तीन अपने इलाके में खुद ऐसे बैठे हुए हैं जिसके हाथ में कोई पावर नहीं है। तो वही वजह है कि ये सारे ट्रिगर होते हैं। फिलिस्तीन को इंडिपेंडेंट कंट्री हो, इजराइल को दूसरे फिलिस्तीन और गल्फ के सारे देश उसको रिकॉग्नाइज करें, यही इसका एक एंड रिजल्ट होगा। नहीं तो ये कन्फ्लिक्ट ऐसा चलता रहेगा। और यूएस का और यूएन का कोई आज तक कोई भी कन्फ्लिक्ट को उन्होंने खत्म करने की कोशिश नहीं करी है। वो उसको हमेशा लटका के रखते हैं ताकि उनकी उसमें बॉसिंग जो है वो बनी रहे। तो ये चलता रहेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि लेबनान इन सारी शर्तों को मानेगा। यानी आप कह रहे हैं कि शर्तें मानी नहीं जाएंगी और ये टकराव की स्थिति बनी रहेगी। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, सीरिया के दमिश्क में आईडीएफ की बम